बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूवर्स जो मेरे पुराने और नए आने वाले हैं, उन सबको मेरे दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, मेरी ख्वाहिश रही है शुरू से, डे वन से, जब से मैंने चैनल शुरू किया है अपना, कि मैंने इसमें माशरती प्रोग्राम भी किए, घरेलू मसाइल पे भी, चंद एक जो हैं सियासत के ऊपर और चंद एक मज़हबी। सियासत में इसलिए करने पड़े कि जो मुल्क के हालात हम देख रहे हैं तो उसमें हर आदमी को हवा लगती है, फिर उसे बोलना पड़ता है। अभी मिजाजों को बदलने के लिए, लेकिन हक़ाइक़ की रोशनी में जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है सादत हसन मंटू के ऊपर, कुछ दिन हम इसी पे आपसे गुफ्तगू करेंगे और आप देखें कि कितना हकीकत पसंद ये अदीब था और उसकी कहानियों में कितनी सच्चाई थी। जो कुछ उसने लिखा वो सच लिखा। आज उसे सब लीजेंड के तौर पर मानते हैं। शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों को तो गुजारिश है कि प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, कमेंट्स बॉक्स में लिख दिया करें और प्रोग्राम को सब्सक्राइब करने में देर ना करें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। और कल इंशाल्लाह मैं आपको अपने प्रोग्राम के साथ एक कमर दर्द की दवाई, आप अगर मेरे पुराने प्रोग्राम देखेंगे तो हर प्रोग्राम के आखिर में मैं एक नुस्खा दिया करता था और फिर उस पर लोग क्वेरी करते थे मुझसे, मैं उनको फिर बना के भी दे दिया करता था, वरना गाइड कर दिया करता था। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं कि ये इन दोनों का वाक़या है कि जब मशरक़ी और मग़रिबी पंजाब में कत्ल व गारतगरी और लूट मार का बाज़ार बहुत गर्म था। यानी कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी, वो आग कि जो अंजनों से ना बुझ सकी थी, इस बारिश ने चंद ही घंटों में ठंडी कर दी। लेकिन जानों पर बाकायदा हमले होते रहे और जवान लड़कियों की इस्मत बदस्तूर गैर महफूज थी। हट्टे कट्टे नौजवान लड़कों की टोलियां बाहर निकलती और इधर उधर छापे मार कर डरी दबकी और सहमी हुई लड़कियां उठाकर ले जाती थी ये टोलियां। किसी के घर पे छापा मारना और इसके साकिनों को कत्ल करके एक जवान लड़की को कांधे पर डालकर ले जाना बज़ाहिर बहुत ही आसान काम मालूम होता है, लेकिन सीन का बयान है कि ये महज लोगों का ख्याल है, क्योंकि उसे तो अपनी जान पर खेल जाना पड़ा था। इससे पहले कि मैं आपको सीन का बयान करता वाक़या सुनाऊं, मुनासिब होता है कि इससे आपको मैं मुतारिफ़ करा दूं। सीन एक मामूली जिस्मानी और ज़हनी साख्त का आदमी है। मुफ्त के माल से इसको इतनी ही दिलचस्पी है जितनी आम इंसानों को होती है, लेकिन माल मुफ्त से इसका सलूक दिल बेरहम का सा नहीं था। स्कूल में सीन औसत दर्जे का तालिब इल्म था, हर खेल में हिस्सा लेता था, लेकिन खेलते खेलते जब नौबत लड़ाई तक जा पहुंचती थी तो सीन इसमें सबसे पेश होता। खेल में वो हर किस्म के ओछे हथियार इस्तेमाल कर जाता था, लेकिन लड़ाई के मौके पर इसने हमेशा ईमानदारी से काम लिया। मुसव्विरी से सीन को बचपन से दिलचस्पी थी, लेकिन कॉलेज में दाखिल होने के एक साल बाद ही इसने कुछ ऐसा पलटा खाया कि तालीम को खैराबाद कहकर साइकिलों की दुकान खोल ली। फसाद के दौरान जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, इसकी दुकान जलकर खाक हो गई, तो इसने लूट मार में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, इंतकामन कम और तफरीहन ज़्यादा। चुनांचे इस दौरान में उसके ये अजीब व गरीब वाक़यात पेश आते थे, जैसे कि आज का मैं आपको बयान कर रहा हूँ। और जो इस कहानी का मौजू है वो है डार्लिंग। उसने उससे कहा कि मूसलाधार बारिश हो रही थी, मनो पानी बरस रहा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी तंदो तेज़ बारिश कभी नहीं देखी थी। मैं अपने घर की बरसाती में बैठा सिगरेट नोशी कर रहा था। मेरे सामने लूटे हुए माल का एक ढेर पड़ा हुआ था। बेशुमार चीज़ें थीं, मगर मुझे इनसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी दुकान जल गई थी, मुझे इसका भी कोई इतना ख्याल नहीं था, शायद इसलिए कि मैंने लाखों का माल तबाह होते हुए देखा था। कुछ समझ में नहीं आता था कि दिमाग की क्या कैफियत थी। इतने ज़ोर से बारिश हो रही थी, लेकिन
ایسا لگتا تھا کہ چاروں طرف خاموشی ہی خاموشی ہے اور ہر چیز خشک ہے. جلے ہوئے مرنڈوں کی سی بو آ رہی تھی. وہ مرنڈے جو عموماً آپ کو بازاروں میں وہ گول لڈو کی صورت میں مل جاتے ہیں, گڑ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو جیسے کوئی جلا دے تو ان کی صورت میں اس کو جو ہے وہ بدبو آ رہی تھی. میرے ہونٹوں میں جلتا ہوا سگریٹ تھا. اس کے دھوئیں سے بھی کچھ ایسی ہی بو نکل رہی تھی. جانے کیا سوچ رہا تھا اور شاید کچھ سوچ ہی نہیں رہا تھا کہ ایک دم بدن پر کپ کپی سی دوڑ گئی اور نگاہ کھڑکی کے باہر. ہر چیز پانی میں شرابور نظر آنے لگی. میں اٹھا, سامنے لوٹے ہوئے مال کے ڈھیر سے سگریٹوں کا ایک نیا ڈبہ نکالا. میں نے برساتی پہنی اور نیچے اتر گیا. سڑکیں اندھیری اور سنسان تھیں, سپاہیوں کا پہرا بھی نہیں تھا. میں دیر تک ادھر ادھر گھومتا رہا. اس دوران میں کئی لاشیں مجھے نظر آئیں لیکن مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا. گھومتا گھامتا میں سول لائنز کی طرف نکل گیا. لک آپ سمجھتے ہوں گے, ڈامر کہ جو سڑک کے اوپر روڈ کے اوپر بچھایا جاتا ہے بلیک کلر کا گرم کر کے. تو لک پڑی سڑک جو تھی وہ بالکل خالی تھی. جہاں جہاں سے بجری اکھڑی ہوئی تھی وہاں بارش جھاگ بن بن کر اڑ رہی تھی. دفعتاً مجھے موٹر کی آواز آئی. پلٹ کر دیکھا تو ایک چھوٹی سی موٹر بیبی آسٹن اندھا دھن چلی آ رہی ہے. میں سڑک کے عین درمیان میں کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھوں کو اس انداز سے ہلانے لگا کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ ٹھہر جاؤ, رک جاؤ. موٹر بالکل پاس آ گئی مگر اس کی رفتار میں فرق نہ آیا. چلانے والے نے رخ بدلا. میں نے بھی پیترا بدل کر سائیڈ میں ہو گیا اور اپنی جان بچائی. موٹر تیزی سے دوسری طرف بڑھی مگر اب اس کی رفتار دھیمی ہو گئی تھی. میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا. بیشتر اس کے کہ میں کچھ سوچتا. مجھے زور سے دھکا لگا اور میں اکھڑ کر فٹ پاتھ پہ جا گرا. جسم کی تمام ہڈیاں کڑکڑا اٹھیں مگر مجھے چوٹ نہ آئی. موٹر کے بریک چیخے, ایک دم پھسلے اور موٹر تیرتی ہوئی سامنے والے فٹ پاتھ پہ چڑھ کر ایک درخت سے ٹکرائی اور ساکت ہو گئی. میں اٹھا اور اس کی طرف بڑھا. موٹر کار کا دروازہ کھلا اور ایک عورت سرخ رنگ کا بھڑکیلا مومی رین کوٹ پہنے باہر نکلی. میری کڑکڑاتی ہوئی ہڈیاں ٹھیک ہو گئیں اور جسم میں حرارت پیدا ہو گئی. رات کے اندھیرے میں مجھے صرف اس کا شوخ رنگ رین کوٹ ہی دکھائی دیا لیکن اتنا اشارہ کافی تھا کہ اس میں مومی کپڑے میں لپٹا ہوا کوئی بھی ہے وہ صنف نازک میں سے ہی ہے. میں جب اس کی طرف بڑھا تو اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا. بارش کے لرزتے پردے میں سے مجھے دیکھ کر وہ بھاگی مگر میں نے چند گزوں میں ہی اسے جا لیا, پکڑ لیا اس کو. جب ہاتھ اس کے چکنے رین کوٹ پر پڑا تو انگریزی میں چلائی, ہیلپ ہیلپ. میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور گود میں اٹھا لیا اور پھر انگریزی میں چلائی, ہیلپ ہیلپ, ہی از کلنگ می. میں نے اس سے انگریزی میں پوچھا, آر یو انگلش وومین؟ فکرہ منہ سے نکل گیا تو خیال آیا کہ ایک ہی جگہ مجھے این کہنا چاہیے تھا. اس نے جواب دیا, نو. انگریز عورتوں سے مجھے بہت نفرت ہے. چنانچہ میں نے اس سے کہا, ویل اٹ از آل رائٹ. انگریز عورتوں سے. اب وہ اردو میں چلانے لگی, تم مار ڈالو گے, مجھے مار ڈالو گے. شکل صورت میں اور عمر کا اندازہ نہیں لگ رہا تھا لیکن ڈری ہوئی آواز سے کیا پتہ چل سکتا ہے. میں نے اس کے چہرے سے ہڈ ہٹانے کی بڑی کوشش کی پر اس نے دونوں ہاتھ آگے رکھ دیے. میں نے کہا کہ ہٹاؤ اور سیدھا موٹر کی طرف بڑھا. دروازہ کھول کر اس کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور خود اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا. گیئر درست کیے اور سیلف دبایا اور انجن کو اسٹارٹ کیا اور چل پڑا. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہینڈل گھمایا, گاڑی کو فٹ پاتھ پر سے اتارا اور سڑک پر پہنچ کر ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھ دیا. موٹر تیرنے لگی. گھر پہنچ کر میں نے سوچا کہ اوپر برساتی ٹھیک رہے گی لیکن اس خیال سے کہ لونڈیا کو اوپر لے جانے میں جھکجھک تو ضرور کرنا پڑے گی, اس لیے میں نے نوکر سے کہا کہ دیوان خانہ کھول دو. اس نے دیوان خانہ کھولا
तो मैंने उसे घुप अंधेरे में ही सोफे पे डाल दिया। सारा रास्ता वो खामोश रही, लेकिन सोफे पे गिरते ही चिल्लाने लगी, डोंट किल मी प्लीज़। मुझे ज़रा शायरी सूझी, आई वांट किल यू डार्लिंग। वो रोने लगी। मैंने नौकर से कहा चले जाओ। वो चला गया। मैंने जब जेब से दिया सलाई निकाली, एक एक करके सारी तीलियां निकाली, मगर एक भी न सुलगी, इसलिए कि बारिश में इनके मसाले जो थे वो बिल्कुल फालूदा हो गए थे। बिजली का करंट कई दिनों से गायब था। ऊपर बरसाती में लूटे हुए माल के ढेर में कई बैटरियां थीं, लेकिन मैंने कहा अंधेरे में ही ठीक है, मुझे कौन सी फोटोग्राफी करनी है। चुनाचे बरसाती उतार कर मैंने एक तरफ फेंक दी और उससे कहा लाइए मैं आपका रेनकोट उतारूं। मैं नीचे सोफे की जानिब झुका, वो गायब थी। मैं बिल्कुल ना घबराया, इसलिए कि दरवाज़ा नौकर ने बाहर से बंद कर दिया था। घुप अंधेरे में इधर उधर मैं उसे तलाश करता रहा। थोड़ी देर के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ भिड़ गए। अंधेरा था और तपाई के साथ टकरा के गिर पड़े। फर्श पर लेटे लेटे मैंने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया जो गर्दन पर जा पड़ा। वो चीखी। मैंने कहा चीखती क्यों हो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। इसने फिर सिसकियां लेना शुरू कर दी। शायद उसका पेट ही था जिस पर मेरा हाथ पड़ा। वो दोहरी हो गई। मैंने जैसा भी बन पड़ा इसके रेनकोट के बटन खोलने शुरू कर दिए। मोमी कपड़ा भी कुछ अजीब होता है, जैसे बूढ़े गोश्त में चिकनी चिकनी झुर्रियाँ पड़ी हों। वो रोती रही और इधर उधर लेट कर मज़ाहमत करती रही, लेकिन मैंने पूरे बटन खोल दिए। इस दौरान मुझे मालूम हुआ कि वो साड़ी पहने थी। मैंने कहा ये ठीक है। चुनाचे मैंने ज़रा मामला देखा। खासी सडोल पेंटली थी जिसके साथ मेरा हाथ लगा। वो तड़प कर एक तरफ को हट गई। मैं पहले ज़रा यूं ही सिलसिला कर रहा था। पिंडली के साथ जब मेरा हाथ लगा तो बदन में 440 वर्ड पैदा हो गए, लेकिन मैंने फ़ौरन ब्रेक लगा दिए कि सहज पक्के सो मीठा हुए कि आराम आराम से। चुनाचे मैंने शायरी शुरू कर दी। डार्लिंग, मैं तुम्हें यहाँ कत्ल करने के लिए नहीं लाया। डरो नहीं, यहाँ तुम ज़्यादा महफूज हो। जाना चाहो तो चले जाओ, लेकिन बाहर लोग दरिंदों की तरह चीर फाड़ देंगे। जब तक ये फसाद हैं तुम मेरे साथ रहना। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें गंवारों के चंगल में फंसा दूँ। इसने सिसकियाँ लेते हुए कहा यू वॉन्ट किल मी। मैंने फ़ौरन कहा कि नो सर। वो हंस पड़ी। मुझे फ़ौरन ही ख्याल आया कि औरत को सर नहीं कहा करते। बहुत खिफ़्फ़त हुई, लेकिन इसके हंस पड़ने से मुझे कुछ हौसला हो गया। मैंने कहा मामला पटा हुआ समझो। चुनाचे मैं भी हंस पड़ा। डार्लिंग, मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोरी है। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद मैंने इससे पूछा कि अगर तुम मुझे मारना नहीं चाहते हो तो यहाँ क्यों लाए हो। सवाल बड़ा बेढब था। मैंने जवाब सोचना शुरू कर दिया, लेकिन तैयार ना हुआ। मैंने कहा जो मुंह में आए कह दो। मैं तुम्हें मारना बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए कि मुझे ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? इसका जवाब यह है कि मैं अकेला था। वो बोली तुम्हारा नौकर तुम्हारे पास रहता है। मैंने बेसोचे समझे जवाब दे दिया, इसका क्या है, वो तो नौकर है। वो खामोश हो गई। मेरे दिमाग में नेकी के ख्याल आने लगे। मैंने कहा कि हटाओ। चुनाचे उठकर उससे कहा तुम जाना चाहती हो तो चले जाओ, उठो। मैंने इसका हाथ पकड़ा। वो उठ खड़ी हुई। एकदम मुझे इसकी पिंडली का ख्याल आ गया और मैंने ज़ोर से उसको अपने सीने के साथ चिमटा लिया। इसकी गर्म गर्म सांसें मेरी ठोड़ी के नीचे घुस गईं। मैंने अटकल पिच्चू अपने होंठ उसके होंठों पे जमा दिए। वो लरजने लगी। मैंने कहा डार्लिंग, डरो नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, छोड़ो मुझे। उसकी आवाज़ में अजीब व गरीब किस्म की कपकपाहट थी। मैंने उसे अपनी गिरफ्त से अलहदा कर दिया, लेकिन फ़ौरन ही अपने बाजुओं में उठा लिया। सड़क पर से उसे उठाते हुए मुझे महसूस नहीं हुआ था, लेकिन इस वक्त मैंने महसूस किया कि इसके कूल्हों का गोश्त बहुत ही नरम है। एक बात मुझे और भी मालूम हुई, वो ये कि उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। मैंने इसे सोफे पर लिटा दिया और बैग इसके हाथ में से ले लिया। अगर इसमें कोई कीमती चीज़ भी है तो यकीन रखो यहाँ बिल्कुल महफूज रहेगी, बल्कि चाहो तो तुम्हें कुछ दे सकता हूँ मज़ीद भी। वो बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए
सीन ने कहा। इसने पूछे क्या? मैंने जवाब दिया कि तुम। वो खामोश हो गई। मैं फर्श पर बैठकर इसकी पिंडली सहलाने लगा। वो कांप उठी, लेकिन मैं हाथ फेरता रहा। इसने जब कोई मज़ाहमत न की तो मैंने सोचा कि मजबूरी की वजह से बेचारी ने अपना आप ढीला छोड़ दिया है। इससे मेरी तबीयत कुछ खट्टी सी होने लगी। चुनाचे मैंने इससे कहा, देखो मैं ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना चाहता, तुम्हें मंजूर नहीं है तो जाओ। ये कहकर मैं उठने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया, जो कि धक धक कर रहा था। मेरा भी दिल उछलने लगा। मैंने ज़ोर से डार्लिंग कहा और उसके साथ चिमट गया। देर तक चूमा चाटी होती रही। वो सिसकियाँ भर भर के मुझे डार्लिंग कहती रही। मैं भी कुछ इसी किस्म की खुराफात बकता रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने इससे कहा कि ये रेन कोट उतार दो, बहुत ही वाहियात है। इसने जज्बात भरी आवाज़ में कहा, तुम खुद ही उतार दो ना। मैंने उसे सहारा देकर उठाया और कोट इसके बाजुओं में से खींचकर उतार दिया। इसने बड़े प्यार से पूछा, कौन हो तुम? मैं अपना हुदूद अरबा बताने के मूड में नहीं था। तुम्हारा डार्लिंग। इसने यू आर अ नॉटी बॉय कहा और अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी और इसका ब्लाउज उतारने लगा। इसने मेरे हाथ पकड़ लिए और इल्तजा की कि मुझे नंगा ना करो प्लीज़। मैंने कहा, क्या हुआ, इसका दर्द दे रहा है? नहीं नहीं। तो इसका मतलब यह है कि वो खामोश हो गया। इसने मेरे दोनों हाथ उठा के चूमने शुरू कर दिए और लर्ज़ा आवाज़ में कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे शर्म आती है। अजीब सी बात थी, लेकिन मैंने कहा, चलो हटाओ, छोड़ दो ब्लाउज़ को, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ देर खामोश रहा। उसने डरी हुई आवाज़ में पूछा, तुम नाराज़ तो नहीं हो गए? मुझे कुछ मालूम ही नहीं था कि मैं नाराज़ हूँ या क्या हूँ। चुनाचे मैंने इससे कहा, नहीं, नाराज़ होने की क्या बात है, तुम ब्लाउज़ नहीं उतारना चाहती हो ना उतारो। लेकिन इससे आगे कहते हुए मुझे शर्म आ गई, लेकिन ज़रा गोल करके कहा, लेकिन कुछ और होना चाहिए। मेरा मतलब है कि साड़ी उतार दो। मुझे डर लगता है, ये कहते हुए उसका हल्क सूख गया। मैंने बड़े प्यार से कहा कि किससे डर लगता है? इसी से। और इसने बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। मैंने इसे तसल्ली दी कि डरने की वजह कोई भी नहीं है, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम्हें वाकई डर लगता है तो जाने दो, 2-3 दिन यहाँ रहो, जब मेरी तरफ से तुम्हें पूरा इत्मीनान हो जाए तो फिर सही। इसने रोते रोते कहा कि नहीं नहीं, और अपना सर मेरी रानों पर रख दिया। मैं इसके बालों में उंगलियों से कंघी करने लगा। थोड़ी ही देर के बाद इसने रोना बंद कर दिया और सूखी सूखी हिचकियाँ लेना शुरू कर दी। फिर एकदम मुझे अपने साथ ज़ोर के साथ भींच लिया और शिद्दत के साथ कांपने लगी। मैंने इसे सोफे पर से उठाकर फर्श पर बिठा दिया और कमरे में दफतन रोशनी की लकीरें तैर गईं। दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन? नौकर की आवाज़ आई, लालटेन ले लीजिए सर। मैंने कहा, अच्छा। लेकिन इसने आवाज़ भींचकर खौफज़दा लहजे में कहा, नहीं नहीं। मैंने कहा, क्या हर्ज है, एक तरफ नीची करके रख दूंगा। चुनाचे मैंने उठकर लालटेन ली और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। इतनी देर के बाद रोशनी देखी थी, इसलिए आंखें चुंधिया गईं। वो उठकर एक कोने में खड़ी हो गई थी। मैंने कहा, भाई इतना भी क्या है, थोड़ी देर रोशनी में बैठकर बातें करते हैं, जब तुम कहोगे तो उसे गुल कर देंगे, बुझा देंगे। चुनाचे मैं लालटेन हाथ में लिए उसकी तरफ बढ़ा। इसने साड़ी का पल्लू सरका कर दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया। मैंने कहा, तुम भी अजीब व गरीब लड़की हो, अपने दूल्हे से भी पर्दा। ये कहकर मैं ये समझने लगा कि वो मेरी दुल्हन है और मैं इसका दूल्हा हूँ। चुनाचे इसी तसव्वुर के तहत अगर ज़िद ही करनी है तो भाई कर लो, हमें आपकी हर अदा कबूल है। एकदम ज़ोर का धमाका हुआ। वो मेरे साथ चिमट गई, कहीं बम फटा था। मैंने उसको दिलासा दिया, डरो नहीं, मामूली बात है। एकदम मुझे ख्याल आया कि जैसे मैंने इसके चेहरे की झलक देखी थी। चुनाचे इसको दोनों कंधों से पकड़कर एक कदम पीछे हट गया। मैं बयान नहीं कर सकता कि मैंने क्या देखा। व्यूअर्स इंटरेस्टेड। बहुत ही भयानक सूरत, गाल अंदर धंसे हुए, जिन पर गाढ़ा मेकअप छुपा था,
कितनी जगहों पर से इसकी तह बारिश की वजह से उतरी हुई थी और नीचे से असली जिल्द निकल आई थी, जैसे कई जख्मों पर से फाहे उतर गए हों। खिजाब लगे खुश्क और बेजान बाल के जिनकी सफ़ेद जड़ें साफ दिख रही थीं। वो सबसे अजीब व गरीब मोमी फूल थे जो इसने अपने कान से उस कान तक माथे के साथ बालों में उड़ते हुए थे। मेरे होशो हवास गुम हो गए थे। थोड़ी देर के बाद जब मैं संभला तो मैंने लालटेन एक तरफ रख दी और उससे कहा कि तुम जाना चाहो तो चली जाओ। इसने कुछ कहना चाहा, लेकिन जब देखा कि इसका रेनकोट और बैग उठा रहा हूँ तो वो खामोश हो गई। मैंने ये दोनों चीज़ें उसकी तरफ देखे बगैर उसको दे दी। वो कुछ देर गर्दन झुकाए खड़ी रही, फिर दरवाज़ा खोला, बाहर निकल गई। ये वाक़या सुनकर मैंने सीन से पूछा, जानते हो वो औरत कौन थी? कि वो औरत मशहूर आर्टिस्ट मिस मीम थी। वो चिल्लाया, मिस मीम? वही जिसकी बनाई हुई तस्वीरों की मैं कॉपी किया करता था? मैंने जवाब दिया, जी वही, जो एक आर्ट कॉलेज की प्रिंसिपल थी, जहां वो लड़कियों को सिर्फ औरतों और फूलों की तस्वीर कशी सिखाती थी और मर्दों से उसे सख्त नफरत थी। ये सुनकर सीन कुछ सोचने लगा, मगर एकदम चौंका। कहाँ है आजकल? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि आसमान पर। इसने पूछा, क्या मतलब? मैंने जवाब दिया, उस रात को जब तुमने उसे बाहर निकाला, इसकी मोटर का हादसा हुआ और वो मर गई, लेकिन इसके कातिल तुम हो। ये सिर्फ मैं जानता हूं। नहीं, तुम दो औरतों के कातिल हो। एक उस औरत के जिसको सब मशहूर आर्टिस्ट के हिस्से से जानते हैं, दूसरी उस औरत के कि जो तुम्हारे दीवान खाने में पहली औरत के कालिब में, उसके जिस्म में से जो बाहर निकली थी, और इसको सिर्फ तुम जानते हो। सीन खामोश रहा। तो जब व्यूअर्स, कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम? इंशाअल्लाह ताला अच्छा लगेगा और ज़रूर देखिएगा। दुआओं के साथ खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।